से मोदी वर्सेज यहाँ राहुल या ममता बनर्जी या केजरीवाल नहीं है। मोदी वर्सेज जो अभी का जो पोजीशन है वो मोदी वर्सेज इंडिया है। इंडिया एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अगर ओवरऑल आप मिलाइएगा, बिहार हुआ, बगल में झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पिछले बार 25 सीट मिला था। इसके बाद महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप था, बिहार में क्लीन स्वीप था। उस समय नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी थे। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है। तो ओवरऑल जब मिलाइएगा, जिस तरह से इंडिया बना तो 40-42 सीट बिहार में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ का जो ग्राफ है, आप लोग भी सर्वे दिखाए हैं, उस सर्वे के माध्यम से यही पता चलता है कि वहाँ से मोदी जी जा रहे हैं। वहाँ सब लोग जो इंडिया बना है उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इससे यही होता है कि 300 कुछ सीट मोदी जी के पास है। जब ये 4-5 स्टेट को आप हटा देते हैं तो वो एकदम बैक हो जाते हैं, वो बहुमत के आसपास नहीं पहुंच पाते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ मोदी जी हार गए हैं। राजस्थान का सर्वे उनके पक्ष में नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश का सर्वे पक्ष में नहीं आ रहा है। तो इससे यही साबित होता है कि 2024 का चुनाव इंडिया कहीं ना कहीं बहुमत के आसपास पहुंच रहा है, एनडीए बहुमत से पिछड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि देश पे कर्ज हो गया है, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर के, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर के एनडीए पिछड़ रहा है? कर्ज तो कर्ज है। कर्ज के अलावा भी आप जब 2014 से पहले का ग्राफ उठाइएगा तो आप पटना का ही ले लीजिए। पटना में आप भिकना पहाड़ी, कारगिल चौक है ना, ये गांधी मैदान है, उससे पूरा आप नहीं जा सकते थे मोटरसाइकिल से या साइकिल से या टेम्पू से। इतने लोग वहाँ रहते थे, इतने छात्र पढ़ने के लिए आते थे, इस उम्मीद के साथ आते थे कि वैकेंसी आएगी और बहाली होगा, तैयारी करेंगे, हो जाएगा, और हो भी जाता था। अगर आप वहाँ से एक गाँव से मान लिया 10 लड़का तैयारी करने के लिए पटना में आते थे तो 8 लड़का यहाँ से नौकरी लेके जाते थे। लेकिन आज का क्या स्थिति है? 14 से पहले जो स्थिति था नौकरी का, वो नौकरी का स्थिति था कि बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग का जो बहाली होता था उसके लिए IBPS लाया गया था। IBPS के थ्रू सारे बैंक को एक मर्ज कर दिया जाता था, उसका बहाली साल में 2 लाख 2.5 लाख बैंक का नौकरी आता था। SSC MTS का बहाली आता था, ग्रुप D का नौकरी होता है, SSC ग्रुप C का नौकरी होता है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ग्रुप B का नौकरी होता है। तो ये लोग का कैलेंडर जो है 2 साल पहले से फिक्स हो जाता था कि 2000 आज 23 चल रहा है ना, 24 में 5 लाख नौकरी आएगा, बैंक और SSC मिलाकर 5 लाख नौकरी आएगा। उसके हिसाब से लड़का लोग टारगेट करता था, तैयारी करता था और लड़का लोग का बहाली होता था। लेकिन आज का जो स्थिति उठाइएगा तो कोई कैलेंडर नहीं है, बहाली एकदम ख़त्म हो चुका है। बहाली के नाम पर एक भी नौकरी नहीं निकल रहा है। अगर थोड़ा बहुत नौकरी भी निकलता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी निकलता है, और वो गिना चुना नौकरी, वो भी कोई नहीं, सबको आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी जैसे तैसे नौकरी लेता है, बहाली लेता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारे मौजूद को छात्र देख रहे हैं। किसान की बात कीजिएगा तो मोदी जी बोले थे 2019 में कि आप पेशेंस रखिए, इंतज़ार कीजिए, 2022 में हम किसान के आय को दोगुनी कर देंगे। क्या हुआ? क्या आय दोगुनी हो गया? क्या किसान खुशहाल हो गया? अगर सबसे ज़्यादा कोई आत्महत्या करता है तो वो किसान का परिवार और किसान करता है आत्महत्या। किसान का बच्चा पढ़ने जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो ये सारे चीज़ को लोग देख रहे हैं, सबको देखकर इस बार लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी बहुत बड़ा, अरे मोदी को 10 साल लोग दिए ना, क्या किए मोदी? हम पूछना चाहते हैं, एक काम बता दीजिए। अरे 10 किलो 15 किलो अनाज से लोगों का ज़िंदगी चल जाएगा हैं? आप रोज़गार दीजिए, आप जो बेसिक नीड्स है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और रोजगार भी आजकल ज़मीन पर नहीं उतरा। 2 करोड़ क्या 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए हैं 10 साल में। तो सारे मौजूद को लोग देख रहे हैं, इस बार एकदम ख़त्म है। मोदी कोई चेहरा नहीं है, लोग मोदी के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पक्ष में है, लेकिन मोदी के खिलाफ है। मोदी को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो। सब लोग चाहते हैं कि सम्मान के साथ जिए, रोजगार मिले, नौकरी मिले। मुफ्त का अनाज किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी बिल आया, वो भी फूड सिक्योरिटी बिल कोई मोदी जी का नहीं है, कांग्रेस सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल लाया था कि जो भी गरीब है उसको ये सुनिश्चित किया जाए कि वो भूखे नहीं सो, सरकार उसको अनाज देगी। उस परंपरा को ये मोदी सरकार कंटिन्यू की हुई है। इससे देश का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। आज आप अनाज दे देते हैं तो अनाज से तो ठीक है, लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन किसान के खेत में काम करने नहीं जाते हैं। आप ठीक है दीजिए गरीब को, गरीब के खिलाफ हम नहीं है। अनाज चाहिए, उसका एक रीति, उसका एक नियम बनाइए, उसका एक कायदे बनाइए, जिससे किसान को भी लाभ हो, आम गरीब को भी लाभ हो, सब लोगों को लाभ हो। लेकिन उस तरह का नीति नहीं। आप गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए,
350 में जो गैस सिलेंडर मिलता था आज 1100-1200 में गैस सिलेंडर मिलता है। जो एक बार गैस भरवा लिया फिर दोबारा नहीं भरवाता है। उज्ज्वला योजना के नाम पर फ्री में बांटा गया, वो गैस का क्या हुआ उसका आप सर्वे करवा लीजिए, कितने लोग दोबारा गैस भरवाएं। एक भी लोग दोबारा गैस नहीं भरा, 1200 में कौन गैस भरवाने जाएंगे। लेकिन देखा ये गया कि इन तमाम चीज़ों को नज़र में तो रखेगी जनता, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि जैसे सत्यपाल मलिक वगैरह इन तमाम लगातार कहते रहते हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे कोई ना कोई धार्मिक चीज़ों को लेकर के और किसी न किसी चीज़ को लेकर के आवाज़ बुलंद करेगी बीजेपी और तमाम लोग फिर उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। झूठ के नाम पर आप कुछ देरों के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, झूठ बोल के हमेशा के लिए लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। झूठ अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं चलता है, उसका एक न एक दिन अंत होता है। जिस तरह से पुलवामा अटैक करा के 2019 चुनाव जीते थे, सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल थे, वो पूरा सच्चाई बयां की है। लेकिन लोगों के सामने सच्चाई आ चुका है, लोग आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि विकास पर वोट करें, रोजगार पे वोट करें, बच्चे को शिक्षा मिले। आप जरा देख लीजिए, पहले जो बजट आती थी उसमें नए नए ट्रेनें राज्य को दी जाती थी, आईआईएम की बात की जाती थी, मेडिकल कॉलेज की बात की जाती थी, एम्स की बात की जाती थी। आज जो बजट आता है बजट में कुछ नहीं रहता है। आप टैक्स बेनिफिट ले लीजिए, जो आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस सरकार टैक्स बेनिफिट लाई थी कि 5 लाख तक लोगों को टैक्स नहीं दिया जाएगा, उसी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। रेलवे का बजट आता है उसमें कोई नई ट्रेन नहीं दिया जाता है। आम बजट में ना मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। दरभंगा बिहार में देख लीजिए, मोदी जी कब घोषणा किए थे कि दरभंगा को एम्स देंगे, क्या हुआ दरभंगा के एम्स का? वहाँ पत्रकार जाके खोज रहा है, वहाँ जाके खोज रहा है, एक वीडियो भी छोटा छोटा वायरल हो रहा है। हाँ, और बजाबते वो लाल किला से बोलते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स दे दिया, उनको तो शर्म आनी चाहिए। तो इस सब लोगों को जनता देख रही है, एकदम बारीकी से देख रही है। गुमराह करके झूठ बोल के कुछ दिन आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, हमेशा गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन जो 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और ऐसी स्थिति में अपने आप को जैसे इंडिया के गुट के जो लोग हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक उसी तरह एनडीए कर रहे हैं। लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों का जो करने का अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक धर्म को लेकर के अपनी तरफ आकर्षित करती है तो एक धर्म के खिलाफ डरा करके करती है। नहीं, देखिए ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और सारे दुनिया में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, कि धर्म के नाम पर लोगों को बहुत जल्द आप गुमराह कर सकते हैं, बहुत जल्द कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हैं। तो मोदी सरकार 2014 में धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किए, 19 में गुमराह किया, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। बिना भोजन का भजन नहीं ना हो सकता है, जब भोजन मिलेगा तभी भजन हो सकता है। तो धर्म के नाम पर झूठ बोलकर कब तक गुमराह कीजिएगा? ये गुमराह करने का, झूठ बोलने का गेट बंद हो चुका है और मोदी जी अब दोबारा 24 में नहीं आएंगे। आप लिख लीजिए, आज हम इस कारगिल चौक पर आपसे बात कर रहे हैं, फिर 24 के बाद बात करेंगे। 23 है, 23 खत्म होने वाला है, अक्टूबर अगस्त सितंबर आ गया है, मात्र 6 से 8 महीना चुनाव में बचा हुआ है। 8 महीने के बाद फिर राहुल गांधी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जहां पप्पू की बात है और मोदी जी और राहुल जी में जो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आप किस आधार पे देखते हैं मोदी को और राहुल को? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनसे शिक्षा का बात की जाए कहाँ तक पढ़े हुए हैं, समाज में यही होता है ना कि जो जितना पढ़ा हुआ है उसके पास उतना जानकारी, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया है, किताब पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पूरा अध्ययन करके लोग आए हुए हैं। तो उसके आधार पर जब आप देखिएगा तो राहुल गांधी एमफिल करके आए हुए हैं। मोदी जी के पास ग्रेजुएशन का या पीजी का डिग्री है, वो भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो आप कैसे राहुल को पप्पू कह सकते हैं, कैसे मोदी को आप टैलेंटेड कह सकते हैं? आप जब पार्टी की बात कीजिएगा तो आप एक आदमी बता दीजिए कि जो अभी एनडीए की जो सरकार है उसमें पढ़ा लिखा मंत्रालय संभालता हो। स्मृति ईरानी को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह को उठा लीजिए, जो भी बड़े मंत्री है उसको उठा लीजिए, उसका एजुकेशन क्या है? पहले जब कांग्रेस की सरकार देखिएगा तो पी चिदम्बरम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, मनमोहन सिंह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, इसके बाद प्रणब मुखर्जी एजुकेशन थे, अपने राहुल गांधी एमफिल किए हुए हैं। जितने लोग थे सब पढ़े लिखे लोग थे, कोई हवाई नहीं थे। सलमान खुर्शीद को उठा लीजिए, कानून के जानकार हैं। अशोक मनु सिंघवी को उठा लीजिए, कानून के जानकार थे। सब पढ़े लिखे लोग संभालते थे। तो आप कैसे बोल दिए कि कांग्रेस में पप्पू है और इधर एनडीए में ये है? आप मोदी के कैबिनेट में उठा लीजिए, एक भी हमको लगता है ग्रेजुएट से ऊपर नहीं है।